अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। तो बच्चों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 11 एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेल्स एंड एनवायरनमेंट। बेसिकली ये जो है इसके अंदर हम पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे। क्योंकि बच्चों ये वो दो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो सेल में और अपनी इन्वायरमेंट में मूव करते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स होते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है ये वो मैकेनिज्म्स हैं जिसमें कोई एनर्जी यूज नहीं होती। सेल्स जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं, दे नीड नो एनर्जी टू मूव, कोई एनर्जी वो यूज नहीं करते। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है इसके अंदर एनर्जी यूज होती है। ठीक है, मैं इसको आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगी लेक्चर के अंदर। ठीक है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो फेमस टाइप्स हैं जिसे हम डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, वो हम इस अपने लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। थोड़ी सी डेली लाइफ एग्जांपल्स होंगी और जो फैक्टर्स रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इसकी मजीद जो टाइप्स हैं, जैसे हमारे पास ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमारे पास वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फिर हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स आ जाती हैं, वो हम इससे जो कमिंग लेक्चर्स हैं उनके अंदर स्टडी करेंगे। तो चलें बच्चों, हम अपना जो है वो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आप एक दफ़ा मेरे वीडियोस में से डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना, तो ट्रस्ट मी गाइज आपको पूरी जिंदगी ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलें हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। करते हैं। बच्चों, इससे पहले कि हम ये चीज़ देखें कि हमारे पास जो है वो डिफ्यूजन क्या है, उसको समझने से पहले ना एक थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है बच्चों, वो समझ लो। ठीक है, वो बच्चों ये कॉन्सेप्ट है कि देखो, जैसे कि हमें पता है कि जो मैटर है, क्या है, मैटर होता है वो किन थ्री टाइप्स का होता है, ये सबको पता है। सॉलिड होता है, फिर हमारे पास लिक्विड होता है, और फिर हमारे पास क्या होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हर मैटर जो है वो किसका बना होगा, आइदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आइंस का बना होगा। तो बच्चों, जितनी भी जो पार्टिकल्स हैं इनकी एक नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, मतलब बाय नेचर इनके अंदर ये एग्जिस्ट करती है। वो क्या है कि दे आर ऑलवेज मूविंग स्पॉन्टेनियसली। क्या है, दे आर ऑलवेज मूविंग स्पॉन्टेनियसली, कि ये हमेशा मूव करते हुए नजर आएंगे। जैसे आप इस अगर डायग्राम के अंदर देखो बच्चों, तो ये देखो, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं ये अपनी फिक्स पोजीशन में मूव करते हैं। क्या है, जो सॉलिड सब्सटेंस है, दे वाइब्रेट अराउंड अ फिक्स पोजीशन एंड कैन नॉट मूव वेरी फार। ये ज्यादा दूर एक दूसरे से नहीं जाते, अपनी पोजीशन पर ही ये मूव, खड़े होकर मूव कर रहे होते हैं। बिकॉज क्यों, बिकॉज दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस। इनके पार्टिकल्स के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, जिस वजह से ये अपनी ही स्पेस में प्रेजेंट रहते हैं और वहीं पर मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो सॉलिड में जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट किस तरह की है, फिक्स्ड पोजीशन पर है। अगर हम बात करें ना बच्चों लिक्विड पार्टिकल्स की, तो दे मूव वेरी फ्रीली। वो सॉलिड की कंपेयर, ये देख रहे हो किस तरह से ये थोड़ा ज्यादा फ्रीली मूव कर रहे हैं। ठीक है, एंड बट स्टे इन कांटेक्ट विद वन अनदर, लेकिन एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। ठीक है, फ्रीली मूव करते हैं लेकिन कांटेक्ट में रहते हैं। एंड दे बम्प इनटू वन अनदर एंड रीबाउंड, एक दूसरे से टकराते हैं, वापस आते हैं, फिर टकराते हैं, वापस आते हैं, और फिर टकराते हैं। ठीक है, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट इस टाइप की होती है। इसके ऑपोजिट बच्चों, अगर हम गैस मॉलिक्यूल्स की बात करें ना, तो दे मूव वेरी 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 फ्रीली। वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली फ्री मूव करते हैं। ठीक है, आप ये देख रहे हो वीडियो के अंदर कि किस तरह से ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। क्यों बच्चों, बिकॉज दे हैव नो अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम। इनके दरमियान इतनी वीक
फोर्सेस होती हैं इतनी वीक होती हैं कि हम उनको ये कहते हैं कि दे हैव जीरो एंड नो अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो इसलिए जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत रेंडमली मूव करते हैं। आप ये देखो, ये डायग्राम में भी देख रहे होगे, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस कि सॉलिड के पार्टिकल्स किस तरह से मूव करते हैं, लिक्विड के किस तरह से करते हैं और गैस के किस तरह से करते हैं। तो फिर आपको डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट जल्दी समझ आने वाला है। ठीक है बच्चों, अच्छा देखो, जैसे कि मैंने कहा कि व्हेन दे कैन मूव फ्रीली, मैं किसकी बात कर रही हूँ, गैस मॉलिक्यूल्स की और लिक्विड्स की। सॉलिड में तो वो बच्चों फ्रीली मूव कर ही नहीं सकते ना, सॉलिड में तो ये डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट जो है वो सॉलिड के अंदर नहीं होता, बहुत रेयर केसेस में होता है, वरना सॉलिड में आपको डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट नजर नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्यूजन आपको हमेशा गैस मॉलिक्यूल्स में नजर आएगा या लिक्विड्स में। क्यों? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो क्योंकि ये फ्रीली करते हैं तो दे टेंड टू स्प्रेड देमसेल्व्स आउट एज इवनली एज दे कैन। ठीक है, वो अपने आप को इवनली स्प्रेड करते हैं। बच्चों देखो, जैसे अगर हम इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर आओ, ये देखो, ये आपको एक ग्लास बॉटल नजर आ रही है, इसके अंदर ये गैस ए है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये सारे उसके पार्टिकल्स हैं। मैंने जो ही इसका और ये सारे आउटसाइड एयर पार्टिकल्स हैं ब्लू में जो हैं, ठीक है। मैंने जो ही बच्चों इसका कैप ओपन किया तो ये देखो, ये ग्रीन पार्टिकल्स सारे बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाहर की तरफ मूव। और देखो बच्चों, ये क्या हो रहे हैं? स्प्रेड आउट कर रहे हैं, बाहर फैल रहे हैं, स्प्रेड आउट कर रहे हैं इवनली। ठीक है, ये कोशिश करेंगे कि हम इक्वली, इवनली कह लो या इक्वली कह लो, हम स्पेस में स्कैटर हो जाएं। ठीक है। तो गैस क्या है? गैस इनसाइड द बॉटल मूव्स आउट ऑफ द इनटू द एयर एंड स्प्रेड होमोजीनियसली। होमोजीनियसली का क्या मतलब होता है? इवनली या इक्वली अराउंड स्पेस। ठीक है, तो ये जो गैसेस होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, ये जो मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स होते हैं, इनके क्योंकि पार्टिकल्स बहुत फ्रीली मूव करते हैं, तो ये क्या करते हैं, जब भी ये एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जाएंगे या स्पेस में जाएंगे, एयर में जाएंगे, तो ये स्प्रेड आउट होंगे इवनली। ये इनकी नेचुरल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और ये स्पॉन्टेनियसली मूव करते हैं। स्पॉन्टेनियसली मतलब नेचुरली, without any energy, without any एनर्जी और वर्क। मतलब आपको इन पार्टिकल्स को उठाकर मूव नहीं कराना पड़ेगा। ठीक है, ये नेचुरली करते हैं, स्पॉन्टेनियसली करते हैं। नेचर ने इनको ये प्रॉपर्टी दी है कि बिकॉज दे आर ऑलवेज मूविंग, तो जब भी ये एक स्पेस से दूसरी स्पेस में जाएंगे या एक कंटेनर से आउटसाइड द कंटेनर जाएंगे, तो ये फ्रीली स्पेस में मूव करेंगे और इक्वली स्प्रेड आउट हो जाएंगे। तो ये नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स की। सॉलिड में ये चीज आपको नजर नहीं आती, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट अराइज हुआ जिसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? एक नेचुरल प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। डिफ्यूजन इज द स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से, विदाउट एनी एनर्जी, नेचुरली मूव करते हैं। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, क्या मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं या आइंस हैं, फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है? अमाउंट। हायर concentration to an area of lower concentration, that is along the concentration gradient। तो डिफ्यूजन क्या होती है बच्चों? एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की from an area of higher concentration to the area of lower concentration। ठीक है, तो जैसे बच्चों अगर मैं, और ये किस वजह से होती है? ड्यू टू दी रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ना कि ये इनकी नेचुरल प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स की मूव करना। ठीक है, तो ये मूव करते हैं किससे? हायर कंसंट्रेशन से। जहां पर भी कोई एटम, मॉलिक्यूल या आयन हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा तो वो किस एरिया में मूव करेगा? लोअर कंसंट्रेशन वाले एरिया में। और इस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाने को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे बहुत ज्यादा यूज होगी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के अंदर, तो यहीं पर समझ लो। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है कि जो है वो डिफरेंस है। ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है बच्चों? ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 6 पार्टिकल्स हैं और यहाँ पर 2 पार्टिकल्स हैं, तो ये डिफरेंस है ना, ये हायर हैं, ये लोअर पार्टिकल्स हैं। नंबर है इनका कम, ये ज्यादा अमाउंट में, ये कम अमाउंट में, तो ये क्या है? एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपको समझ आना बहुत जरूरी है। तो जब भी पार्टिकल्स स्पॉन्टेनियसली मूव करें फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, या हम कहें अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो हम इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। एंड दिस मूवमेंट अकर्स ड्यू टू दी रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स। और कब तक ये मूवमेंट होती रहती है? अंटिल एन इक्विलिब्रियम ऑफ कंसंट्रेशन इज रीच्ड। जब तक पार्टिकल्स
एक जैसे इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन में ना आ जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ 6 है और यहाँ पर 2 है, तो ये टोटल कितने 8। ठीक है, कितने हैं ये 8। तो जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, मतलब 4 इस साइड पे और 4 इस साइड पर ना हो जाए, इक्विलिब्रियम ना आ जाए, इक्वल ना हो जाए, ठीक है, या आप कह लो इवनली स्प्रेड ना कर जाए, तब तक ये प्रोसेस होता रहता है। तो पार्टिकल्स मूव करते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि डिफ्यूजन स्टॉप हो गई है। तो देखो बच्चों, जैसे आप यहाँ डायग्राम में देखो, अब आप पर्पल पार्टिकल्स देखो, ये हायर कंसंट्रेशन एरिया क्या है, हायर कंसंट्रेशन है, ये बहुत ज्यादा आपको कंसंट्रेशन में नजर आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको बहुत थोड़े हैं। तो ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, डिफ्यूजन हो जाएगी, अकर्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हाई टू लो, और इस हाई एरिया से ये मूव करते इस लो एरिया में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से पार्टिकल्स की मूवमेंट इस तरफ होगी, ये एरो से पता चल रहा है किस तरफ होगी। ठीक है, और अंटिल इक्विलिब्रियम इक्वल ऑन बोथ साइड्स। अब देखो यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो, आपको इक्वल नजर आएंगे, इक्वल ऑन बोथ साइड इज रीच। ठीक है, तो डिफ्यूजन आई होप बच्चों समझ आ गया होगा कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, बाय नेचर होता है, कोई वर्क कोई एनर्जी आपको नहीं देनी पड़ती, खुद से नहीं कराना पड़ता, एक नेचुरल प्रोसेस है, और हमेशा जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएंगे, कभी ऐसा नहीं होगा कि लोअर से हायर में जाएं। अगर लोअर से हायर में जाएंगे तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर होगी, और वो एक अलग से नया प्रोसेस बन जाता है जिसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, और अभी हम लेटर वीडियो में वो देखेंगे। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, और तब तक होगा जब तक क्या होगा, इक्विलिब्रियम रीच ना हो जाए। तो आई होप कि आपको डिफ्यूजन समझ आ गई होगी। फिर हम बच्चों थोड़े से इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, क्या है ये, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है, एपन ऑन इट्स ओन, डू नॉट नीड एनर्जी, इसको एनर्जी नहीं चाहिए होती, कोई एनर्जी सेल या नेचर इनको प्रोवाइड नहीं करती, ये खुद से मूव करते हैं, एंड डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। ये किस में आपको नजर आएंगे, गैसेस में और लिक्विड्स में, एंड सॉल्यूशंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस डिफ्यूजन होगी। ठीक है, आपको सॉलिड्स में कभी भी डिफ्यूजन नजर नहीं आएगी। ठीक है, और ये ड्रिवन किससे होती है, बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब गैसेस लिक्विड्स में तो होगी, सॉल्यूशंस में होगी, लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी हो, मतलब कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो, हाई से लो कंसंट्रेशन का डिफरेंस हो। ठीक है, अब यहीं पर बच्चों अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ना हो तो फिर डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये मैं, अगर आप इस डायग्राम में देखो बच्चों, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या यहाँ डिफ्यूजन होगी, 2 मिनट के लिए सोचो बच्चों। इस डायग्राम में देखो, क्या यहाँ डिफ्यूजन होगी बच्चों, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर आप मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्टिकल्स यहाँ पर हैं, 8 पार्टिकल्स यहाँ पर हैं, मतलब दोनों साइड पर इक्वल ही मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप नहीं होगा, मतलब एक तरफ हाई नहीं होंगे दूसरी तरफ लो कंसंट्रेशन नहीं होगी, तो डिफ्यूजन का प्रोसेस नहीं होगा। तो इस केस में, इस एग्जाम्पल में डिफ्यूजन नहीं होगी। अब ये सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है, मेम्ब्रेन भी है, क्यों डिफ्यूजन नहीं हो रही, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है। तो डिफ्यूजन के लिए बहुत ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो एग्जिस्ट करे। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा तो डिफ्यूजन नहीं होगी, चाहे सॉलिड हो, सॉरी चाहे गैसेस हो, लिक्विड्स हो या सॉल्यूशंस हो। फॉर एग्जाम्पल, परफ्यूम स्प्रेडिंग इन रूम, जैसे बच्चों आप अक्सर परफ्यूम लगाते हो, तो क्यों आपके पूरे स्मेल जो है वो कमरे में परफ्यूम की आने लग जाती, क्योंकि जब हम परफ्यूम यूज करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में आपके रूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, तो फिर आपको हर जगह खुशबू आने लग जाती है। फिर हमारे पास है शुगर, अगर हम यहाँ पर ये डायग्राम में देखो बच्चों, ये एक लंप ऑफ शुगर है। ठीक है, मैंने इस शुगर को लिक्विड में डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये डिसॉल्व हो रहे हैं और ये सॉलिड के जो इसके पार्टिकल्स हैं ये मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर ना बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं मैडम ये जो शुगर है ये तो एक सॉलिड चीज है, और अभी आपने कहा था कि जो सॉलिड है उसमें डिफ्यूजन नहीं होती। तो बच्चों, सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं होने का मतलब ये मैं कहना चाह रही थी कि जो सॉलिड है उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी आपस में डिफ्यूजन नहीं होती। मतलब ये एक एरिया से, अगर ये सॉलिड पड़ा हुआ है और यहाँ पर एयर है, मैं कोई भी शुगर का फॉर एग्जांपल ऐसे शुगर का जो लंप है वो मैं एयर में रख दूं, तो ये सॉलिड पार्टिकल्स कभी भी एयर में डिफ्यूज नहीं होंगे जैसे गैस होते हैं। तो मतलब इसके अपने जो पार्टिकल्स हैं वो इस तरह से मतलब रैंडमली जो है वो डिफ्यूज नहीं होते, वो अपनी जगह पर ही रहते हैं। पानी के अंदर जो ये सॉलिड है इसकी डिफ्यूजन क्यों हो रही है, क्योंकि बच्चों जो लिक्विड है ना, ये जो वाटर
है ये इसकी जो केमिकल फोर्सेस हैं सॉलिड की उनको वीक कर देता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये शुगर है ना, तो इसके दरमियान जो ग्लूकोज के बॉन्ड्स हैं उनको वाटर क्या करता है, ब्रेक कर देता है। तो वो इतने वीक हो जाते हैं, इतने ब्रेक हो जाते हैं कि वो एक सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो जब वो सोल्यूशन बन जाता है तो फिर उसमें डिफ्यूजन हो जाती है। अगर मैं खाली सॉलिड की बात करूं, इस पूरे खाली सॉलिड की बात करूं, तो इसके अंदर डिफ्यूजन नहीं होगी, इसके पार्टिकल्स अपनी जगह पर ही रहेंगे। लेकिन अगर वो सोल्यूशन बन जाएगा, किसी ऐसे वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर आएगा जो उसके पार्टिकल्स की फोर्सेस को तोड़ देगी और उसको मूव करने में हेल्प करेगी, तो फिर डिफ्यूजन होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिफ्यूजन सॉल्यूशंस में होती है, सॉलिड्स में नहीं होती। सॉलिड्स के अंदर अपने इंटरनल कोई डिफ्यूजन नहीं होती, लेकिन जब वो सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, तो फिर हमारे पास डिफ्यूजन होती है। तो आई होप कि ये सॉलिड और सॉल्यूशन की जो डिफरेंस है ये आपको समझ आ गया होगा। तो देख रहे हो बच्चों, ये किस तरह से शुगर के पार्टिकल जो हैं ये मूव कर रहे हैं और ये पूरे के पूरे फिर इसके अंदर डिसॉल्व हो गए, ठीक है। तो ये सोल्यूशन है जिसके अंदर डिफ्यूजन हो रही है, मतलब पहले ये एक छोटे से एरिया में प्रेजेंट थे और फिर इन्होंने वाटर के अंदर डिफ्यूज होना शुरू कर दिया। तो शुगर डिसॉल्विंग इन वाटर इज द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्वेंट और सोल्यूट, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरी एग्जांपल है ऑक्सीजन डिफ्यूजिंग इनटू द ब्लड, जो हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाती है, ब्लड के अंदर जाती है, वो भी डिफ्यूजन से होता है। या हम एग्जांपल ले लें इंक स्प्रेडिंग इन वाटर, अगर मैं पानी के अंदर इंक डाल दूं तो तब भी वो डिफ्यूजन का ही कॉन्सेप्ट होगा। अब मैं यहाँ पर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर एग्जांपल दूं, जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो जितनी भी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम आउटसाइड ऑफ द बॉडी निकालते हैं ब्लड के अंदर, वो किस प्रोसेस के थ्रू होती है, डिफ्यूजन के अंदर। देखो बच्चों, ये लंग्स की डायग्राम दिखाई गई है, देख रहे हो, ये एल्वोलाई है और ये ऑक्सीजन हमारी ब्लड के अंदर आ रही है, ठीक है। अब क्या होता है, जो ये हमारे लंग्स होते हैं, गौर से बच्चों इसको समझना, ये जो लंग्स होते हैं इसमें ऑक्सीजन बहुत हाई कंसंट्रेशन में होती है, क्योंकि हम सांस ले रहे होते हैं ना, तो ऑक्सीजन, फ्रेश एयर से हमें ऑक्सीजन मिल रही होती है, तो हाई कंसंट्रेशन होती है, ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं बच्चों, इनके अंदर ऑक्सीजन बहुत लो कंसंट्रेशन में होती है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हाई ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है, लो ऑक्सीजन। तो क्या बन गया बच्चों हमारे पास, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन हायर अमाउंट में लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाती है, हमारे खून का हिस्सा बन जाती है ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज करती है फ्रॉम एल्वुलाई दैट इज हायर कंसंट्रेशन इनटू द ब्लड, जिसमें बहुत लो कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की, ठीक है। सिमिलरली जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बच्चों, वो हमारा जो ब्लड वेसल होता है, जो हमारी खून की नालियां हैं, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत हाई कंसंट्रेशन होती है। और जो लंग्स होते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत लो होती है। तो अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो इस तरह बनेगा, मतलब इधर हाई है और इधर लो है, क्या है, लो है। तो यहाँ पर क्या बन गया बच्चों, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बनता तो डिफ्यूजन नहीं होती। तो नेचर ने हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत हाई रखी होती है, क्योंकि ऑब्वियसली रेस्पिरेशन हो रही होती है तो वेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी का, तो हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है। तो जब वो लंग्स में जाता है और लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत लो होती है, तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हाई से लो में मूव कर देती है, ठीक है। और इसी तरह हम, आप कह लो कि हम अपने जो है कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ट्रांसपोर्ट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको आई होप कि ये जो डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी डिफ्यूज होती हैं ब्लड के अंदर। फिर बच्चों बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। सबसे पहला जो फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे डिफ्यूजन का रेट चेंज होता है, हाई होता है, इंक्रीज होता है, वो है हमारे पास टेम्परेचर, ठीक है। जब भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारी डिफ्यूजन भी इंक्रीज करेगी। देखो बच्चों, ये डायग्राम के अंदर ये देखो, ये हॉट वाटर है और ये कोल्ड वाटर है, देख रहे हो, ठंडा ठंडा। अब ये देखो इसमें कितनी जल्दी डिफ्यूजन होगी, इसने इंक डाली थी और ये देखो कितनी जल्दी ये इंक पूरे पानी के अंदर डिफ्यूज हो गई और इक्वल हो गई। लेकिन अगर आप कोल्ड वाटर में देखो, ये कितना आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज कर रहा है, देख रहे हो कितने आहिस्ता आहिस्ता ये इंक नीचे जा रही है, क्योंकि ये कोल्ड वाटर है और ये हॉट वाटर है। तो जब भी किसी गर्म चीज में डिफ्यूजन होगी, अगर हाई टेम्परेचर होगा, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, क्या रीजन है इसका, मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस। तो क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उनका जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर पोस्ट पे दिखा दिया है कि मिथाइलिन ब्लू जो है वो डिसॉल्व करती है क्विकली इन हॉट वाटर एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, ठीक है। तो
दूसरा जो फैक्टर है जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करता है वो है बच्चों कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब जैसे आप इस डायग्राम में देखो बच्चों, ये देखो ये फॉर एग्जांपल ये डिफ्यूजन हो रही है। अब ये देखो बच्चों कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतनी जल्दी डिफ्यूजन रेट इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल स्टीपर ग्रेडियंट का मतलब है फास्टर डिफ्यूजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पर देखो ना, अब ये देखो यहाँ पर टोटल कितने पार्टिकल्स थे, 4, और यहाँ पर कितने पार्टिकल्स थे, 2। ये देखो ये कितने हैं, सॉरी 6, और ये कितने हैं, 2 पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये देखो ये डिफ्यूजन ग्रेडियंट है, 6 से 2 में मूव कर रहे हैं। अब देखो ये कितना स्लो करें, क्यों? क्योंकि अगर मैं 6 और 2 का डिफरेंस निकालूं तो बच्चों कितना डिफरेंस आएगा, 4 का, ठीक है। तो क्या है, अगर मैं इस वाली वीडियो में देखूं, ये जो ब्लैक वाली है बच्चों, इसकी तरफ गौर से देखना, अभी ये दोबारा स्टार्ट होगी। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये देखो ये 20 है और यहाँ पर कितने थे, 2 थे। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, 20 और 2 का कितना हुआ बच्चों, 18। तो ये ज्यादा ग्रेडियंट है, मतलब ये बहुत ज्यादा हाई है और ये बहुत लो है, ठीक है। बहुत स्टीपर ग्रेडियंट है, क्या है, स्टीपर, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस है कंसंट्रेशन में। तो जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होता है तो डिफ्यूजन फास्टर होती है, क्या होती है, फास्टर होती है। ये देखो कितनी जल्दी, ये देखो ये 20 के 20 थे, मेम्ब्रेन से इन्होंने क्रॉस किया और एकदम जो है ये सारे के सारे यहाँ पर आकर डिफ्यूज हो गए, कितनी जल्दी डिफ्यूजन हो रही है। लेकिन अगर अब मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पर टोटल 6 थे और 2 थे और डिफरेंस बहुत माइनर सा था, 4 का डिफरेंस था। तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है ये डिफ्यूज करते करते इस पार्ट में आएंगे और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा कंसंट्रेशन में उतनी जल्दी डिफ्यूजन होगी। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत स्मॉल होगा तो कंसंट्रेशन का बहुत कम डिफ्यूजन पर रेट होगा। तो 3 टाइम्स हायर कंसंट्रेशन है, सो डिफ्यूजन इज स्लो एज कम्पेयर टू 10 टाइम्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। क्या है ना बच्चों, देखो ये 6 है, ये 2 है, तो कितनी 4, और यहाँ पर 10 टाइम्स है, मतलब 2 के कंपेयर अगर मैं 20 को देखूं तो 2 टाइम्स 10 टाइम्स ग्रेटर कंसंट्रेशन है इस तरफ, तो 10 टाइम्स हायर कंसंट्रेशन है, तो डिफ्यूजन इज फास्ट। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 टाइम्स, इस तरफ 2 है, इस तरफ 6 है, तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स इज 6। तो जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा तो डिफ्यूजन बहुत जल्दी होगी, अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत थोड़ा है तो डिफ्यूजन स्लो होगी। तो आई होप कि बच्चों ये दो डिफरेंसेस जो बहुत मेजर हैं जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। उसके बाद मैंने ये टेबल सा बना दिया था इसका, बच्चों आप लोग फौरन से स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम्स में भी और एमसीक्यूज में भी और जनरल लर्निंग में भी। टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बता दिया। मॉलिक्यूलर साइज की बात करें तो जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों वो फास्टर डिफ्यूजन करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका स्मॉल साइज होता है, जितना छोटा साइज होगा उतनी जल्दी मूव करेंगे ऑब्वियसली। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फास्टर देन ग्लूकोज। अगर हम ब्लड की बात करें तो ऑक्सीजन जल्दी डिफ्यूज कर जाती है एज कम्पेयर टू ग्लूकोज, क्योंकि उसका साइज मॉलिक्यूलर साइज बहुत छोटा होता है। फिर हम नेचर ऑफ मीडियम की बात करें तो डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसेस देन इन लिक्विड्स। गैसेस में जो डिफ्यूजन है वो फास्टर होती है, लिक्विड्स में थोड़ी स्लो होती है। इसमें फास्ट क्यों होती है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स जो हैं, मैंने रीजन बताया था कि फ्रीली होते हैं, बहुत ज्यादा फ्री मूव करते हैं, ठीक है। तो क्या रीजन है? पार्टिकल कोलिजन इज लेस इन गैसेस, ठीक है। पार्टिकल कोलिजन बहुत है और वेरी फ्रीली मूव करते हैं, वेरी फ्रीली मूव करते हैं गैसेस के अंदर, ठीक है। अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो बच्चों जो लार्जर सरफेस एरिया होगा तो ऑब्वियसली फास्टर डिफ्यूजन होगी। अब जैसे एल्वुलाई है, वहां पर बहुत ज्यादा लंग्स में एरिया होता है, ठीक है, तो ह्यूज एरिया है गैस एक्सचेंज के लिए, इसलिए उनमें डिफ्यूजन बहुत फास्टर होती है। फिर अगर हम थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन की बात करें तो अगर थिक बैरियर होगा तो स्लोअर डिफ्यूजन होगी। क्या मतलब मेम्ब्रेन का? फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये एक कंटेनर है और ये एक बहुत मोटी सी मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जारी बात है पार्टिकल ने अगर यहाँ से मूव करना है तो वो पहले वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो फिर यहाँ मूव करेगा ना, फिर इधर आएगा। अगर एक यही कंटेनर हो और बिल्कुल पतली सी मेम्ब्रेन हो तो ये फास्टर एकदम मूव करेगा और एकदम इस तरफ आ जाएगा। तो अगर थिकर मेम्ब्रेन होगी तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। अगर हम चार्ज और पोलैरिटी की बात करें तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफ्यूज करते हैं फास्टर। क्यों बच्चों? बच्चों जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके ऊपर क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स में। तो इस वजह से इनका मूव करना, ये एक दूसरे के साथ साथ मूव करते हैं। लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं होता, ठीक है। क्या होता है? नो चार्ज, नो अट्रैक्शन, कोई चार्ज नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो क्या करते हैं? मूव
फ्रीली करते हैं एज कम्पेयर टू पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर चार्ज और पोलैरिटी एग्जिस्ट कर रही है तो मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज स्लोली करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज करेंगे, क्योंकि उनको क्या फेस करनी पड़ती है, रेजिस्टेंस। लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है वो विदाउट एनी हेल्प, ठीक है, उनके चार्जेस नहीं है, अट्रैक्शन नहीं है, तो वो इजिली मूव करते हैं। तो ये जो 7 फैक्टर्स हैं आपको ये पता होने चाहिए कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी ये जो है ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब हम लास्ट बच्चों देख लेते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है। जैसे हमने देखा डिफ्यूजन जो है वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, लेकिन बच्चों कुछ पार्टिकल्स ना, जो ये केस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का किस में होता है, चार्ज एंड पोलर मॉलिक्यूल्स में। किसमें, अभी हमने पीछे फैक्टर्स में पढ़ा था ना, चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स में। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में भी जो है वो स्लाइड से चार्ज एग्जिस्ट करता है, और चार्ज में तो पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक दूसरे से ऐसे एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं। तो क्या होता है बच्चों के जो लार्जर साइज के पार्टिकल्स हैं और जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, वो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर बच्चों जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। क्या होती है बच्चों, हाइड्रोफोबिक होती है। इसके ये जो टेल्स होती हैं, ठीक है, वैसे बेसिकली एम्फीफिलिक होती है। इसके जो हेड्स होते हैं वो पोलर होते हैं, और जो ये टेल्स होती है ना ये नॉन पोलर होती हैं, हाइड्रोफोबिक होती हैं। क्या होती हैं, नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक। ठीक है, तो बच्चों जब इन पार्टिकल्स को, कुछ जो चार्ज और पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जब उन्होंने इन टेल्स में से गुजरना है तो वो नहीं गुजर सकेंगी ना। क्यों, क्योंकि ये जो टेल्स हैं ये क्या है, नॉन पोलर है, और कोई भी नॉन पोलर चीज कभी भी पोलर चीज को गुजरने नहीं देगी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करूं, अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूं, तो ये फॉर एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। क्या है बच्चों, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। अब ऑक्सीजन क्या होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो नॉन पोलर है तो आराम से मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कर जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन होगी, मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाएगा। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज की, किसकी बात करूं, ग्लूकोज की। एक मिनट बच्चों, मैं यहाँ से ना पहले ये सारा अरे जो है ना ये ऊपर वाला कर देती हूँ अरेज, ताकि ना आप लोगों को सही तरीके से समझ आए। ठहरो, ये मैं इसको यहाँ से भी अरेज कर देती हूँ। ठीक है, चलो ये हो गया अरेज। अच्छा, अगर ये मैं ग्लूकोज की बात करूं बच्चों, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, पोलर इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स क्या है, पोलर। अब पोलर मॉलिक्यूल्स इन नॉन पोलर मेम्ब्रेन से, ये जो टेल्स हैं ये क्या है, टेल्स क्या है बच्चों, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर से तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स नहीं गुजर सकते ना, क्योंकि ग्लूकोज थोड़ा पोलर इन नेचर होता है। ठीक है, तो क्या है, नेचर ने इनको हेल्प आउट करने के लिए कुछ कैरियर प्रोटीन्स रखे होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। क्या रखे होते हैं, कैरियर प्रोटीन। ये येलो कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये क्या है, कैरियर और चैनल प्रोटीन्स। इनको चैनल प्रोटीन्स भी कहते हैं और कैरियर प्रोटीन्स भी कहते हैं। इनके अंदर भी डिफरेंस होता है, लेकिन उसमें जाने की आपको डिटेल में जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कैरियर चैनल प्रोटीन्स भी होते हैं और कैरियर प्रोटीन्स भी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं डिफ्यूजन होने में पोलर मॉलिक्यूल्स की। किसकी, पोलर मॉलिक्यूल्स की। वो कहते हैं कि हमारे अंदर से गुजर जाओ, क्योंकि ये पोलर है। ठीक है, और जो मेम्ब्रेन है वो नॉन पोलर है, तो तुम इसके थ्रू पास नहीं कर सकते, तो हम प्रोटीन्स तुम्हें हेल्प आउट करेंगी डिफ्यूजन करने में। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बजाय मेम्ब्रेन के इन चैनल प्रोटीन्स या कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू एग्जिट होते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो डिफ्यूज ही होगा, लेकिन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी, बाहर जो है वो हाई होगी और अंदर क्या होगी, लो कंसंट्रेशन होगी। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी होगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ही होगी, कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही। लेकिन किसके थ्रू हो रहा है, प्रोटीन्स के थ्रू। तो बच्चों फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है, इट इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, वो ट्रांसपोर्ट जिसमें हमें एनर्जी नहीं रिक्वायर होती, विदाउट एनर्जी। जब भी कोई ट्रांसपोर्ट विदाउट एनर्जी होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म where molecules move across a cell membrane with the help of specific proteins, channels और carrier proteins without the need for cellular energy. कोई सेल की एनर्जी यूज नहीं होती फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। दिस प्रोसेस अलाउज पोलर, क्या मैंने कहा था, पोलर एंड चार्ज मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस द मेम्ब्रेन विच, जो के could not otherwise cross due to the membrane's hydrophobic nature, कि जो मेम्ब्रेन है उसकी हाइड्रोफोबिक नेचर है, मतलब नॉन पोलर नेचर है, तो मॉलिक्यूल्स उसमें से डिफ्यूज नहीं हो सकते। तो क्या है कि जो प्रोटीन्स हैं, चैनल या कैरियर प्रोटीन्स, वो उसको फैसिलिटेट करती हैं, हेल्प करती है। इसलिए हम इस टाइप की डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। मतलब होगी तो स्पॉन्टेनियस, विदाउट एनर्जी,
ठीक है, लेकिन फैसिलिटेट कौन कर रहे हैं? प्रोटीन्स कर रहे हैं। कौन फैसिलिटेट कर रहे हैं? कौन हेल्प कर रहे हैं हमें डिफ्यूजन करने में? प्रोटीन्स, जो कि चैनल भी कह सकते हैं और कैरियर प्रोटीन्स भी कह सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और ये आपको बहुत सी जगहों पे नजर आएगा। और ग्लूकोज जो है बॉडी के अंदर वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो आई होप बच्चों कि आपको समझ आ गया होगा। अगर हम थोड़ा चैनल प्रोटीन्स का देख लें तो ये किस लिए यूज होते हैं? फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। जैसे सोडियम या पोटेशियम आयन ने अगर ट्रांसपोर्ट होना है तो वो चैनल प्रोटीन्स को यूज करेगा। और कैरियर प्रोटीन्स जो है वो क्या, इनका क्या डिफरेंस होता है? दे चेंज शेप टू कैरी सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज। ये देखो डायग्राम में, ये देख रहे हो, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर है। तो ग्लूकोज इस तरह से जो है वो इससे डिफ्यूज आउट होगी और ये ग्लूकोज का ग्रेडियंट बना हुआ है, बाहर हाई है और अंदर लो है। तो इसलिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया और डिफ्यूजन हो रही है ग्लूकोज की इनसाइड द सेल। तो ग्लूकोज हमेशा जब रेड ब्लड सेल्स में एंटर होता है तो किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू ऐड होता है? ग्लूट ट्रांसपोर्टर यूजिंग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो आई होप बच्चों के आपको तो बच्चों यहाँ पर जो है ये हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो एंड होता है। ठीक है, हमने इसके अंदर जो पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप्स थी, डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, उससे तो हमने कम्प्लीटली समझ लिया। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोसिस। हम वाटर पोटेंशियल को जब अंडरस्टैंड करेंगे तो हमें ऑस्मोसिस जो है वो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। बच्चे बस डेफिनेशन को रट लेते हैं, ठीक है, और लेकिन उसे कॉन्सेप्ट को डीपली नहीं समझते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इतनी मैं मेहनत करती हूँ। ठीक है बच्चों, तो स्टे ट्यून। आपको जब वाटर पोटेंशियल नेक्स्ट लेक्चर में समझ आएगा तो ऑस्मोसिस भी बहुत अच्छा समझ आएगा। और साथ ही फिर हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट और उसकी जो टाइप्स हैं उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो बच्चों स्टे ट्यून विद योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अगर कहीं पर भी फंसते हो तो डू आस्क योर जो आपकी क्वेरीज हैं, डू आस्क इन द कमेंट एंड आई विल आंसर इंशाल्लाह। ओके गाइस, मिलते हैं।